तो हाय गाइस, आज मैं आपको ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पूरे अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी डायग्राम एंड ऑल्सो दिस डायग्राम। ठीक है, पूरा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले इस स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो रहा है। अभी आप ये नीचे जो लिखा हुआ है उस पर मत ध्यान दीजिए। अभी आप ये देखिए कि यहाँ पे ये जो हमारा मायोसिन प्रेजेंट है ये कैसा है, अभी लो एनर्जी पे है क्योंकि एटीपी इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो ये मायोसिन का हेड होता है इसमें दो साइड्स होती हैं। एक होती है एटीपी के बाइंड करने की साइड और एक होती है जिससे ये एक्टिन से ज्वाइंट होगा, एक्टिन से ओवरलैप करेगा। ठीक है, एक दो साइड्स होती हैं। तो एक तो जो एटीपी की साइड है जब वो फिल होती है तब ये एक्टिन से बाइंड नहीं कर सकता है। ये कभी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कभी भी एक्टिन से तब उस टाइम पे बाइंड नहीं कर सकता। या आप बीच में गैप देख सकते हैं, दोनों के बीच में गैप है। सेम वैसे एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दोनों के बीच में गैप है। कई बच्चे ये चीज़ ध्यान नहीं देते और उनको लगता है कि दोनों ये ज्वाइंट होते हैं, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ज्वाइंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो सेम वैसे मैंने भी यहाँ पे बनाया है कि अभी दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, तो लो एनर्जी है और ये जो मायोसिन है वो अभी रिलैक्स है। क्या है, रिलैक्स है, ध्यान रखिएगा, अभी रिलैक्स है और ज्वाइंट नहीं है। अब क्या होगा, ये एटीपी ब्रेक डाउन होगा और इसी चीज़ को एनसीईआरटी लिखती है एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो एटीपी हाइड्रोलिसिस जब होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, एटीपी जो है ब्रेक डाउन होता है इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। तो फिर क्या होता है, ये जो एटीपी जब ब्रेक हो जाता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और प्लस एनर्जी में, तो क्या होता है कि ये एनर्जाइज्ड हेड हो जाता है, मतलब इसके अंदर खूब एनर्जी आ जाती है और कॉकिंग ऑफ मायोसिन हेड जो है स्टार्ट हो जाती है। देखिए आप, जो ये हमारा मायोसिन हेड था वो धीरे धीरे उठना शुरू हो जाता है। जो पहले आराम से रिलैक्स था वो धीरे धीरे उठना और शुरू हो जाता है, कॉकिंग शुरू हो जाती है उसकी। कॉकिंग से मतलब क्या हो जाता है कि धीरे धीरे वो जो ऐसे पहले था वो धीरे धीरे इस तरीके से खड़ा होने लग जाता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे भी अभी दोनों ज्वाइंट नहीं है। बच्चे ध्यान से डायग्राम नहीं देखते और बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नहीं ज्वाइंट तो है, पर नहीं है ज्वाइंट। देखिए आप, अभी भी जो ये एक्टिन के पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जैसे दो प्रोटीन्स होती है ना, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और बाद में जब ज्वाइंट हो जाती हैं तो बन जाता है एफेक्टिन। तो अभी देखिए आप इसका एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन पे फोकस करिए, वो नहीं ज्वाइंट है, अभी भी दोनों के बीच में दूरी है। ठीक है, अभी तक ज्वाइंट नहीं है, अभी तो कॉकिंग स्टार्ट हुई है। अब क्या होगा, ठीक है, तो कॉकिंग अब यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो अब ये इस वाले स्टेज पे जहाँ पे क्रॉस ब्रिज बनता है वहाँ पे जो कॉकिंग होती है इस मायोसिन की वो कंप्लीट हो जाती है। मायोसिन स्टैंड बिल्कुल स्ट्रेटली हो जाता है उसका हेड। ठीक है, देखिए पूरा अच्छे से जाके जुड़ चुका है ये एक्टिन के साथ। सेम वही यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से जुड़ चुका है। अब इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन गया है। मायोसिन का हेड जो है एक्टिन के फिलामेंट से अच्छे से ज्वाइन हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे ना और भी स्टेप्स होते हैं कैसे क्या ज्वाइन होता है, पर अगर एनसीईआरटी से आप समझो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की नहीं ज़रूरत है। वरना अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊँ, चलिए मैं आपको बाद में बता दूँगी अभी इसी वीडियो में। लेकिन अभी पहले आप एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम समझ लो। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्रॉस ब्रिज बन गया। ठीक है, क्रॉस ब्रिज बन गया, दोनों ज्वाइंट हो गए। अब क्या होगा, जब इसको मतलब अभी तो देखो ये ज्वाइंट है, अभी मूवमेंट इसने नहीं किया है एक्टिन के में। ठीक है, एक्टिन को इसको मूव भी तो कराना है ना, स्लाइड भी तो कराना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो हमेशा जो थिक फिलामेंट है उसके ऊपर जो है थिक थिन फिलामेंट हमेशा क्या करता है, स्लाइड करता है। ये चीज़ यहाँ पे देखो लिखी भी हुई है। ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट हमेशा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब इसको ना स्लाइड कराना है। तो अब क्या होगा, ये जब तक एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहेगा तब तक ये क्रॉस ब्रिज बना रहेगा। अब जब इसको स्लाइड कराना है तो क्या होगा, एटीपी और जो एडीपी था वो हम दोनों हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एडीपी और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों का रिमूवल हो रहा है। देखिए यहाँ पे, तो क्या होगा, एक पावर स्ट्रोक आएगा। जो पावर स्ट्रोक आएगा जिसको हम लोग वर्किंग स्ट्रोक भी बोलते हैं, वो क्या करेगा, इस पूरे के पूरे एक्टिन फिलामेंट को मूव कराएगा आगे की ओर, पूरा स्लाइड करा देगा। कहाँ, टूवर्ड्स एम लाइन। ये जो पूरा का पूरा एक्टिन फिलामेंट है वो स्लाइड कर जाएगा एम लाइन की तरफ। एम लाइन क्या होती है, एम लाइन बीच में प्रेजेंट होती है बिटवीन ए बैंड, या बोल सकते हो एच जोन के भी
बीच में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल बीच में एम लाइन प्रेजेंट होती है, उसकी तरफ ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो चला जाएगा, पावर स्ट्रोक आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जब इसको डीअटैच होना होगा, एक बार तो पावर स्ट्रोक कर दी, अभी डीअटैच भी होगा। तो डीअटैच कैसे होगा, जब नई एटीपी दोबारा से आ जाएगी तो ये डीअटैच हो जाएगा। न्यू एटीपी अटैच टू द मायोसिन हेड, द क्रॉस ब्रिज डीअटैचेस। एटीपी के आते ही जो क्रॉस ब्रिज है वो डीअटैच हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है कि एक्चुअली कैसे होता है, दोनों एक साथ हट जाते हैं या एक एक करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटते हैं, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ, एनसीईआरटी का डायग्राम तो पूरा एक्सप्लेन हो गया और मुझे लगता है आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर थोड़ा डिटेल में जानना है तो देखो क्या होता है। सबसे पहले ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव होता है, ठीक है। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव होता है तब ये जो मायोसिन का हेड है ये ज्वाइन होता है किससे, एक्टिन के फिलामेंट से, ठीक है। तब बाइंडिंग होती है, ठीक है। ये क्रॉस ब्रिज तब ही बनता है। लेकिन स्लाइडिंग कैसे होती है, स्लाइडिंग का देखो क्या होता है, एडीपी जो है वो बाहर आता है, ठीक है। पीआई जो है पहले, पीआई जो है मतलब यानी कि पीआई से मेरा मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो जब पहले रिमूव होगा तब एक्टिन से ये मायोसिन का जो हेड है वो ज्वाइन होगा। पहले इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब रिमूव होता है तब ज्वाइनिंग होती है। पर एनसीईआरटी के डायग्राम में सिंपली दिखाया गया है कि दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, बट इन डिटेल आप स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ोगे तो उनमें यही चीज़ होता है कि जब पीआई भी रिमूव होता है तब ये ज्वाइन होता है। उसके बाद पावर स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक तब आता है जब एडीपी हटता है। तो एक एक स्टेप में होता है, जब एडीपी हटेगा तब पावर स्ट्रोक आएगा और जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटेगा तब अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड विथ एक्टिन होता है, ठीक है। पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चलें तो एडीपी पहले तो एटीपी जो है उसका हाइड्रोलिसिस हुआ, तो क्या हुआ, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, अभी क्या है ये लो एनर्जी पे है और इसका जो है कॉकिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे उठ रहा है ऊपर की ओर। जब उठ गया अच्छी तरीके से तो क्या हो गया, क्रॉसिंग ब्रिज पूरा बन गया, ठीक है, अच्छी तरीके से अटैचमेंट हो गया। और अभी भी इसके पास जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी बाहर निकलेगा तब पावर स्ट्रोक आएगा, पावर स्ट्रोक आएगा। अब इसको डीअटैच भी होना है, डीअटैच कैसे होगा, जब दोबारा से एटीपी आएगा और पूरी साइकिल जो है रिपीट होती जाएगी। आई होप मैंने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, जितने भी आपके होंगे वो सब मैंने बता दिए हैं। थैंक यू। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।